वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। इस चाय के कप के साथ मैं हूं सोहा अफजल और इस चाय के कप के साथ ये हैं रिस्पेक्टेड अब्दुर्रऊफ साहब। लेकिन सर आपको पता है ना कि चाय मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। ये तो हम थोड़ी देर बाद तय करेंगे। हम पहले तो ये सोच रहे हैं कि मुल्क के फ़ायदे में है क्या। घर जाए बिजली नहीं, बाहर नहीं जा सकते, पेट्रोल महंगा हो गया है, चाय नहीं पी सकते, मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। सर क्या करें, मर जाए? बस यही है, हाल में यही रह गया। बाकी पहले हरमीत की तरफ चलते हैं, उससे सलाम दुआ ले लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। वैसे बात अब क्या करें, मतलब इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है। कल 24 रुपये से भी ज़्यादा थोड़ा सा हो गया है और अब पेट्रोल आपको नई कीमत जो है वो 233 रुपये 89 पैसा, तकरीबन 224 रुपये 234 रुपये पर लीटर अब पेट्रोल मिलेगा। सर ये थोड़ा सा ये शो शुरू होने से पहले रो थे, हरमीत भी रो रहे थे और हरमीत भी कह रहे थे कि सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, हर चीज पेट्रोलियम मसरूआत से रिलेटेड महंगी हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हरमीत का रुख करते हैं, हरमीत से सलाम दुआ लेने। हेलो हरमीत जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रोज़ साहब, सोहा, बात आप दोनों की दुरुस्त है। सोहा ने तो शुरू में कहा कि 2 कप चाय पियेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि वैसे भी तो मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, तो अब वाहिद हल यही है कि आप चाय कम पियेंगे तो मुल्क इस बहरान से निकल जाएगा। और दूसरी बात रोज़ साहब जो आपने फरमाई कि भाई अब क्या करें, मर जाएं, तो वैसे भी तो जब आपको याद होगा जब ये लोग अपोजिशन में थे तो महंगाई मार्च और इस किस्म की इनकी मुहिमें चल रही थी। लेकिन अब इन्होंने पक्का तय कर लिया कि भाई गरीब मुकाओ जो है ये मुहिम अब जारी रहेगी और जो है वो गरीब हो जाएगा और गरीब जो है वो दुनिया से मिट जाएगा। ये अब इनकी कोशिश है और यही मुहिम है, वो चलती जाएगी। और फिर अवामी लॉलीपॉप चेक करें अब्दुर्रऊफ साहब, 50 की समरी भेजी, 24 रुपये बढ़ा दी, 31 रुपये का रिलीफ दिया हमें। कितनी अच्छी है सर, देखें बस देख लो, फिर कितनी पॉजिटिव किस्म की रिपोर्टिंग, पॉजिटिव किस्म की हमने होस्टिंग करनी है सर। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे के ऐश करोगे। वो उसका गाना था ना, तो वो याद आ रहा है। लेकिन मेरी तो आवाज़ भी बैठी हुई है दुख में। मैं समझ में नहीं आ रहा बात क्या करूं। मतलब हर आदमी, ज़ाहिर बात है, मैं तो देख के परेशान। खबर जब मेरे सामने आई है तो मैं तो ये है कि सोहा मुझे कह रही थी कि भाई हरमीत अगर मैं इस्लामाबाद की तरफ आऊं तो अब तो कम से कम टैंक की फुल करने में 10,000 रुपये लग जाता है। तो मैंने कहा अब जब दूसरी गाड़ी में भी अगर हम बैठे, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, तो उनकी भी तकरीबन किरायों में भाई बहुत ज़्यादा इजाफा अब होने वाला है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो उबर करीम या दीगर जो ऐसे कैब गाड़ियाँ उनमें जाते रहते हैं, उनके किराए में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा, बल्कि हो गया है। और आज रात से हम देख रहे हैं कि सब्जियां मंडियां से, वहां से जो सब्जी मंडियां से सब्जियां पहुंचती हैं मुख्तलिफ दुकानों पे, तो उन्होंने भी बोल दिया कि भाई अब हमसे किराया इतना वसूल किया जा रहा है, इतने, तो भाई हमने भी टमाटर अब इतने महंगे करने, आलू इतने महंगे करने। तो ये सिचुएशन है भाई। कल शाम गए तक जिस वक्त ये बात हो रही थी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है और पेट्रोल पंप्स पे बेपनाह रश था, उस वक्त मिफ्ता इस्माइल एक चैनल के ऊपर कह रहे थे कि ये सब अफवाहें, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने ये धोखा क्यों दिया, झूठ क्यों बोला। क्योंकि थोड़ी देर बाद ही रात गए, तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे जाके उन्होंने ऐलान कर दिया। 11:30-12 बजे की तकरीबन बात है, मुसद्दक मलिक के साथ जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही वो चलना शुरू हो गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हुकूमत ये धोखा देने में क्यों मुसर थी, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। मतलब ये हो सकता है कि हुआ है जब लास्ट टाइम जब मैंने आपसे कहा ना कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो मैं उन अफवाहों का हिस्सा थी, मैं उस अफवाहों की जद में आ गई थी कि पेट्रोल बढ़ चुका है, लेकिन वो नहीं बढ़ा था। और आज यही हुआ लोगों के साथ, एक बार फिर से उन्हें लगा कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी, ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेट्रोल की कीमतें वाकई बढ़ी हैं। और सर इसके अलावा पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें, देखिए पेट्रोलियम मसनूआत से रिलेटेड हर चीज़ महंगी होगी। अभी मैं कल ही कोई ट्वीट पढ़ी थी हामिद मीर साहब की, फाइनली उन्होंने पीटीआई के जो तमाम जलसे जुलूस होते हैं उसमें बंदे गिनने के अलावा एक काम और भी किया है कि उन्होंने कहा कि अब इतनी कीमत बढ़ा दी, मतलब 24 रुपये बढ़ाकर एक ट्वीट किया उन्होंने कि ये तारीख की बदतरीन सतह पर पेट्रोल जा रहा है, कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। शुक्र उन्होंने भी गिनती शुरू की है। कल शौकत तरीन जो है वो उस वक्त जैसे सेनेट में बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हुकूमत पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने जा रही है और उन्होंने ये भी कहा कि इससे इन्फ्लेशन 30% तक हो जाएगी। अब जो हरमीत बात कर रहा है कि फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा, ज़रूरी अजनास की कीमतों में इजाफा, प्रोडक्ट्स बाकी जो उनकी कीमतों में इजाफा, तो आप ये समझो कि जो आदमी पहले 1 लाख में गुजारा करता था उसको अब तकरीबन 1,30,000 रुपये चाहिए होंगे। मतलब अगर आसान सा मैथमेटिक्स किया जाए तो सारे ये कहाँ से लेके आएगा, आमदन में उसकी इजाफा सब आप देखें कि चलो ज़्यादा इस मद में आप देखें ना कि सरकारी जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए तो उन्होंने कम से कम 15 और
मुख्तलिफ हिसाब से सैलरी बढ़ा दी है, लेकिन जो हमारी तरफ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो उनकी सैलरी में ना कोई बढ़ोतरी हुई है ना, और वो उन चीज़ों को झील रहे हैं। इसी के साथ साथ जो मजदूर तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, यकीन माने रऊफ साहब, उस दिन एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, वो रो रहे थे इस बात में कि आज तकरीबन 30वां दिन है, मेरे घर में खाने तक के पैसे नहीं है, बच्चे भूखे हैं, मैं कहाँ से मैं मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ, तो जब वापस आता हूँ तो घी का पैकेट इतना महंगा है, तो मेरी तो दिहाड़ी भी इतनी नहीं है। तो इस किस्म के हालात हैं। इस वक्त आम आदमी जो है वो रुल रहा है, पिस रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है वो और परेशान है, क्योंकि जिस सैलरी से उसका घर चल रहा था, जो निज़ाम चल रहा था, अब उस सैलरी में वो चीज़ें चल नहीं पा रही हैं। मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ती जा रही। रिलीफ देने की दावे जो ये कर रहे थे जब ये अपोजिशन में थे, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी इनकी जानिब से, लेकिन जैसे ही और जितना बेड़ा गर्क इन्होंने इस मुल्क का कर दिया है जिस हालात से, और हमेशा जब खान साहब की हुकूमत में 5 रुपए बढ़ जाते थे तो मिफ्ता इस्माइल और ये पूरा डंडोरा पीटते थे, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि भाई ये मुल्क की मफादात में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मुल्क की मफादात में तो आप कर रहे हैं, इससे पहले क्यों आप लोगों ने नहीं किए? आज ये सारा बोझ जो है अवाम पर डाला। टैक्स की अगर हम बात करें, हर चीज़ पे इन्होंने इतना टैक्स लागू किया है कि जो बच्चा दूध पीता है, जो क्योंकि जाहिर बात है हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान में नहीं बनते हैं, उसके लिए चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती हैं, उस दूध पर भी आपने टैक्स आयद कर दिया है। यानी ग़िज़ाई किल्लत जो बच्चे में पाई गई उसकी ग्रोथ कैसी होगी? ये हालात हैं इस मुल्क के। और हमारे कई मीडिया चैनल जो है, जब डलवाने के लिए गई हूँ सर, अगर आप कार्ड से पे करते हैं तो आप जब कार्ड से पे करते हैं तो उस पर टैक्स इतना जितना आप 1 लीटर में पेट्रोल डलवाते हैं। ये भी एक चीज़ है सर। इसके अलावा आप जो बात कर रहे हैं ना हरमीत के, चले हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे हालात घर के ऐसे हैं, मजदूर के ऐसे हैं, हमारे इदारों के हालात भी इस तरह के ही हैं। अगर मैं कल सर एक चीज़ पढ़ी थी, एक आर्टिकल, उसके मुताबिक 25 अरब इस वक्त हुकूमत को के इलेक्ट्रिक, कराची की अगर बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक को 25 अरब देना होगा ताकि वो जो सर्कुलर डेट है उसको मीट कर सके। और क्या इस तरह एक और कहानी है ना, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे, अभी हमें आगे चलना है। लेकिन सब ज़्यादा बात ये कि डॉलर बेकाबू है। ओपन मार्केट में 108 रुपये 208 रुपये का हो गया डॉलर, और उसकी कीमत रोज़ में पहले ही होता था कि 25 पैसे बढ़ती थी, 20 पैसे बढ़ती थी, 65 रुपया डिवैल्यू होता था तो शोर पड़ जाता था। अब एक दिन में 1.5 रुपया पैसा जो है वो डिवैल्यू हो रहा है। और उसके बारे में फिर मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ जाते हैं, वो दोबारा ये कह रहे थे कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की कीमत और बढ़ानी पड़ेगी। तो ये अगर कीमत बढ़ती है, नेचुरली इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी तरह से वो बोझ उठा सके जो इन प्रोडक्ट्स के बढ़ने से होता है, तो वो बोझ सारे का सारा आवाम के ऊपर डाला जाता है। खैर हम यहाँ से निकलते हैं, आगे चलते हैं, डेली डोज की तरफ चलते हैं। पहले तो रन डाउन देख लेना अपना और क्या क्या है हमारे पास। दुख ही इतना, आपने कहा था कि शो में ऐसे ही कहना, जैसे तुम दुख कर रही थी ना शो से पहले, शो के दौरान भी ऐसे दुख करना। हम सब इस वक्त शदीद दुख में हैं, तकलीफ में हैं। तमस्खर अपनी जगह, हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी और कोई मजाक में भी कर रहे हैं और हर तरह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदतरीन सूरत हाल हमारी माशी तौर पर हो चुकी है। क्या होगा हमें नहीं पता, ये हुकूमत क्या कर सकती है हमारे लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमने रन डाउन को शेयर करेंगे आपसे ग्रेजुअली, लेकिन सर पहले डेली डोज की तरफ चल रहा है। डेली डोज में इंटरेस्टिंग खबरें हैं, थोड़ा सा पैम्पर भी कर दे अपनी आम को। पेट्रोल का एक टीका काफ़ी हैवी किस्म का लगा हुआ है, आपसे कामयाबी शेयर कर लेते हैं। डेली डोज में पहली खबर हमारे पास है, समर मिनल्ला की फिल्म है आउटस्विंग, बैनुल-अक़वामी अवार्ड हासिल करने में अब ये जी कामयाब हो गई है। बहुत सारी सर इसके जॉयलैंड के बाद और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ और बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर रिकगनाइज़ की जा रही हैं, लोग इसे बड़ा सराह रहे हैं, और ये भी एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि इसने जीता है। जी, ये फिल्म जो है ये एक इस्लामाबाद के मज़ाफ़ी बस्ती में एक करीब की बस्ती में एक बच्चा है जो लड़कियों को क्रिकेट सिखाता है, उससे मुतालिक है। और इसकी बुनियाद के ऊपर इसको इस देसी ब्लड्स नामी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डॉक्यूमेंट्री इस फिल्म को अवार्ड देने का, इंटरनेशनल अवार्ड देने का फ़ैसला किया। तो एक तो खबर बड़ी अच्छी थी, मतलब किस तरीके से वो क्रिकेट सिखा रहा है। समर मिनल्ला मारूफ समाजी कारकुन है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। पहले भी इनकी चीज़ें काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पजीराई हासिल कर चुकी हैं। तो ये आप जैसे विजुअल भी देख रहे हैं किस तरीके से ये नौजवान बच्चियों को सिखा रहा है। एक चेंज है बहुत बड़ी जो लाने की कोशिश हो रही है।
लेकिन सर बहुत ये बड़ी शहर अवार्ड जो है ये मलाला यूसुफजई के जो वालिद हैं ज़ियाउद्दीन साहब, उन्होंने ये रिसीव किया है और चूँकि वो वहाँ पे मौजूद हैं तो इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन जो मिली है इस फिल्म को सर वो इसी वजह से मिली है कि पाकिस्तान के किसी ऐसे गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन या बच्चियाँ जिनके बारे में तालीम के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनकी तालीम हासिल करना भी आसान नहीं है, वहाँ पर स्पोर्ट्स को ये एक्सपोजर देना और वहाँ पर तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक क्रिकेट की अगर बात की जाए तो क्रिकेट में ये बच्चों को सिखाने का ये जो एक आइडिया है वो बड़ा क्लिक किया उन्हें और ये अवार्ड जो है नोबल इनाम जिसे कहा जा रहा है ये मलाला यूसुफजई के वालिद साहब हैं उन्होंने वसूल किया है इनकी जगह पे। आगे बढ़ते हैं, आगे भी एक इंटरेस्टिंग खबर है और मेरे ख्याल से ये सोल्यूशन भी है। अगली खबर आपके लिए और हमारे लिए एक हल भी हो सकती है, ज़रा गौर फरमाइएगा। सर फल सब्जियां लगाने के लिए सरकारी मुलाजमीन को 1 दिन की इजाफी छुट्टी मिलेगी कि पेट्रोल भी ना खर्च हो, आप घर में रहें। फल महंगे हैं तो घर में फल लगाएं, सब्जियां महंगी हैं तो घर में सब्जियां लगाएं। एटलीस्ट अपने घर की जो आपकी सर्कल है उसको चलाने के लिए अपनी मदद आपके तहत आपको खुद काम करना पड़ेगा और ये इनिशिएटिव सर कहाँ लिया गया है? श्रीलंका में। श्रीलंका में हुआ है जो इस वक्त वर्स्ट क्राइसिस का शिकार है। 70 वर्ष की उसकी जो तारीख है उसमें इतना बड़ा क्राइसिस उनके मुल्क के अंदर नहीं आया। ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस है जिसे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में ये जो छुट्टी मिली है बताया है अभी यहाँ पे कि 1 दिन की इजाफी छुट्टी की गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। तमाम लोग अपने घरों से काम करें, सब्जियाँ उगाएं, मुल्क में जो ज़रूरी अजनास की किल्लत हुई है उस पर काबू पाने की मदद करें और उसके साथ साथ पेट्रोल भी बचाएं। देखिए सर हर सब चीज़ें हो जाएंगी ना हरमीत, हम भी मुतालबा ना करें। सब हमने देखा कि जिस तरह श्रीलंका में जो मामलात थे, जिस तरह वाक़यात रुनुमा हो रहे थे, जिस तरह गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा था और बहुत सारी वीडियो जो है वो वायरल हुई थी कि उनके जो काबीना के लोग थे, मिनिस्टर थे, मुख्तलिफ वज़रा थे, उनके जो है उनके मुंह पर कालक लगाई गई थी, उन पर तशद्दुद किया गया था। इस किस्म की वीडियो भी हमने देखी है। बुरे हालात हमने श्रीलंका में देखे, लेकिन ये हल भी ठीक है कि कम से कम आप घरों में सब्जियां उगाएंगे तो बहुत सारा फ़ायदा आपका भी होगा। घर में सब्जी जो उगेगी तो कम से कम आपका खर्च भी कम होगा। और पेट्रोल बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी हमारी तरह वहाँ पे बड़े मसाइल का सामना है लोगों को। पेट्रोल महंगा भी है, गायब भी है, तो कम से कम उसकी बचत होगी। लेकिन एक और चीज़ है पैसे कमाने के लिए। अगली खबर जो हमारी डेली डोज की वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। घर में कम से कम ज़्यादा नहीं सर तो 100 लाल बेग रखें। कैसा आइडिया है, व्हाट एन आइडिया सर जी। 100 लाल बेग रखें और कितना कमाना है आपने? $2000 हासिल करें। कुछ भी नहीं करना, ना सब्जियां उगानी है, ना फल उगाने हैं, ना अपने काम पे जाना है, बस 100 लाल बेग इकट्ठे करने हैं। कॉकरोच जैसे बोलते हैं। अब ये हमारे तो खवातीन एक कॉकरोच नजर आ जाए तो डर लगता है। तुम्हें डर लगता है कॉकरोच से? सर कल की बात है, मैंने एक मारा है, डर नहीं लगता, लेकिन अच्छा। डर को मारना चाहिए, डर के आगे जीत है। ये $2000 है, ये तो डर के आगे $2000 है। तो बहरहाल वो कंपनी ने ये एक तरीका इंट्रोड्यूस करवाया जिस तरीके पे वो 3 माह के अंदर अंदर कॉकरोचेस का खात्मा करेंगे किसी भी घर से। उसके लिए घर में कॉकरोच रखना ज़रूरी है। 100 कॉकरोच वो कहेंगे कि आपके घर में छोड़ दिया जाए। नॉर्थ कैरोलिना में ये स्कीम जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई है। कितने लोग मानेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर वो एक बड़ा एक ट्रांसपेरेंट सा प्रोसीजर रखा हुआ है कि आपको एक एनओसी कंपनी देगी, वो एनओसी आपने अपने पास रखना है, घर में 100 लाल बेग इकट्ठे करने हैं, फिर कंपनी आएगी उसकी अक्सबंदी करेगी और फिर वो तजुर्बा एक्सपेरिमेंट जिसके लिए उन्होंने ये किया वो एक्सपेरिमेंट वहाँ करेगी और फिर देखेंगे कि एक साथ एक तजुर्बे में एक अटैम्प्ट में 30 लाल बेग मरेंगे भी सर। वाह, आप तैयार हो जाओ वैसे रखने के लिए घर में। रोज़ साहब बड़ा अजीब सा फार्मूला है और वैसे अगर देखा जाए तो कॉकरोच को देख के वैसे में बंदे को हमें डर लगता है। 100 ने तो फिर भी मार दिया तो देख के भी बड़े परेशान हो जाता है, लेकिन 100 के साथ रहना बड़ा मुश्किल है भाई। मतलब खवातीन खासतौर पर लाहौर में, पाकिस्तान में बल्कि बहुत ज़्यादा डरती हैं। वो 100 जो है ना उन्होंने चंद दिनों में पता नहीं मल्टीप्लाई कर देना है, अंडे देंगे, बच्चे देंगे। वेरी टेक्निकल ऑब्जेक्शन सर, वेरी टेक्निकल ऑब्जेक्शन। हाँ बहरहाल चलें, पैसे कमाएं, पैसे कमाने के तरीके हैं। देखिए सर वहाँ पे इतने चीपेस्ट तरीके दिए जाते हैं पैसे कमाने के। देखें वैसे लाल बेग एक मारना इतना मुश्किल है, 100 इकट्ठे करना कितना मुश्किल होगा सर। इट्स नॉट एज इजी एज बाय जितना हम समझ रहे हैं। बहरहाल पैसे कमाना आसान थोड़ी ना, लाल बेग इकट्ठे करें वैसे कमाए मुश्किल तो है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है डेली डोज की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याददाश्त की मदद से दिल मोह लेने वाली मुसव्वरी करने वाला फनकार। याददाश्त सर, हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे एक इससे फिल्म याद आ रही है, हिंदुस्तान की फिल्म है, उसका नाम है द शिप ऑफ थीसियस।
द शिप ऑफ थीसियस 3 मुख्तलिफ कहानियाँ हैं जिनको इकट्ठा जोड़ के एक फिल्म बनाई गई है। अच्छा। उसका पहला हिस्सा बड़ा शानदार है और वो पहला हिस्सा ये है कि एक फोटोग्राफर है जो आंखों से अंधी है और वो आवाज़ों की बुनियाद के ऊपर वो तस्वीरें बनाती है। अच्छा जी। उससे अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करती है और वो तस्वीरें खींचती है और फिर क्या होता है ये आप देखो ज़रूर फिल्म, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग। उसमें मैं छोटा सा बता देता हूँ कि वो ये होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उसकी आंखों का इलाज करती है और उसकी आंखें वापस आ जाती हैं और जब आंखें वापस आ जाती हैं तो वो फिर दोबारा तस्वीरें खींचती है, लेकिन उसको पता चलता है कि अब मेरी तस्वीरों में वो मज़ा नहीं है जो पहले हुआ करता था। याददाश्त वो कमजोर दम हो नहीं गई है। याददाश्त की बुनियाद पे। याददाश्त की बुनियाद पे। ये आर्टिस्ट है जो एक कमाल इसका है कि देखने के बाद चीज़ें ये अकेला बैठ के याददाश्त के सहारे अपनी तस्वीरें बनाता है और वो तस्वीरें कितनी अच्छी होती हैं। और सर ये जो तमाम बना रहे हैं ना बारीकियां तस्वीरों उसकी में, जी, सर जी, जी, इससे ये देख के लग रहा है, देखिए फॉर एग्जांपल आपने माशाल्लाह बहुत घूमे हुए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं, ममालिक का एक एकदम से ना एक व्यू होता है, बल्कि एक और व्यू होता है। अगर आप पेरिस की बात करें या जर्मनी की बात करें तो कुछ ऐसे वहाँ पे मकाम है, एक तो चले पिक्चर में और प्रिंटिंग में या वीडियो में हम देखते हैं, लेकिन आप किसी जगह जाते हैं तो वो एक पिक्चर आपके माइंड में रह जाती है कि येस दैट वाज अ इमेज एंड दैट वाज अ फ्रेम, जो आपके माइंड में स्टक हो जाता है। और फिर उसको रिकॉल करना और एक एक चीज़ को, बारीकी को रिकॉल करना, हमें एक बस एक ओवरऑल पिक्चर होती है जो हमें नज़र आ रही होती है, वो हमें याद होती है, लेकिन दैट इज़ अ आर्ट कि आप वहाँ पर मौजूद हर चीज़ को बारीक बीनी से देखते भी हैं और देख के फिर जब उसको स्केच करते हैं तो आपने याद रखना होता है वहाँ पे ऐसी चीज़ ऐसे ऐसे अलाइनमेंट के साथ, ऐसे ऐसे डेकोरम के साथ थी। एक छोटी सी चीज़ और शामिल करते हैं, दुनिया के 24 ममालिक में वतन की मोहब्बत में कौन सा मुल्क सबसे आगे है। अच्छा। ये एक सर्वे किया गैलप ने और उस गैलप के सर्वे के नतीजे में निकला कि 84% पाकिस्तानी वतन की मोहब्बत में जान निछावर करने के लिए तैयार हैं जंग की सूरत में। अगर ऐसा होता है तो वो कहते हैं कि हम फौरी तौर के ऊपर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार होंगे। जान निछावर के लिए हम तैयार हैं सर, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए हरमीत, कुर्बानी तो दे रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, घर में हमें बिजली नहीं दे रहे, इतना सब कुछ है, ये कुर्बानियां ही तो हैं जो हमसे ऊपर से कहते हैं चाय ना पियो, चाय ना पियो। सर मैं तो कहता हूँ इसके बावजूद आप ये देखो, इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी इतने जो हैं वो वतन की मोहब्बत में जान निसार करने के लिए तैयार है। दूसरे नंबर पे जो मुल्क आया वो तुर्की है। ये भी बड़ी हैरत की बात है। सर हैरत की बात है। हाँ। एक और मैं एक चीज़ का इजाफा कर देती हूँ, जब टर्की गई ना, वहाँ पे वो लोग पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक वहाँ पे आप जाएंगे तो वो कनका कहते हैं, पाकिस्तान में भाईचारा कहते हैं ना, भाई भाई, वो कहते हैं कनका। वहाँ आप कहीं भी जाएंगे सर वो तो मुफ्त आपको चीज़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर आप उन्हें ये यकीन दिला दें कि आप पाकिस्तान से हैं। लेकिन ये पिछले दिनों जो पाकिस्तानी कुछ ने हरकत की उस बुनियाद के ऊपर जो मतलब वहाँ पे खबरें आई वो अच्छी नहीं थी। तो पाकिस्तान से दरख्वास्त यही है कि अपनी वतन जो मोहब्बत है, ये वतन की मोहब्बत से हम आगे चले गए, तुर्की की तरफ जा रहे हैं। तुर्की से जो मोहब्बत है या तुर्कों की जो आपसे मोहब्बत है उसको एक्सप्लॉइट ना करें, वहाँ जाके उसी जज्बे का मुजाहरा करें जो जज्बा आप अपने वतन के लिए दिखा रहे हैं। अपनी सोच उन पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो आप जो सोच रहे हैं आप अपने तक लेवल तक सोचे, वहाँ जाके चीजें बनाना, वीडियो बनाना, फिर उनके ख्वातीन के हवाले से कमेंट्स करना, ये बहुत बुरा है। उन्होंने इसलिए तो फिर एक मुहिम शुरू की और वो मुहिम हमारे खिलाफ थी रऊफ साहब। हाँ। चले हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस दोबारा से ही आपको बताएंगे मुल्क की सूरत हाल क्या है, कहाँ कहाँ क्या पर हो रहा है, कौन पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा है, ये भी बताएंगे आपको। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी पुराने थिंकर हैं। आज के हालात में जो एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल हुई है, उस सूरत हाल के ऊपर उनसे तबसरा लेना है कि पंजाब असम्बली में क्या उनकी यादाश्त में कभी ऐसा हुआ हो कि एक दिन में दो इजलास हुए हों। एक इजलास में बजट पास हो रहा है और साथ ही साथ स्पीकर के अख्तियारात के ऊपर पाबंदी लगाने की बात हो रही है। वहाँ पे इस तरह की बातें चल रही हैं कि पैरेलल जैसे एक निज़ाम चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ स्पीकर साहब हैं वो अपना असम्बली का इजलास बुलवाते हैं, उसमें वो अपने तौर पे फ़ैसले कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, किस तरह के मसाइल से हमें सामना करना पड़ रहा है, ऐसी सूरत हाल क्यों है। मगर इसी हवाले से मुझे तो कम से कम याद नहीं पड़ता कि मेरी यादाश्त में कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि एक तरफ बजट इजलास हो रहा है जो ईवान इकबाल में हो रहा है और वहाँ पे असम्बली की बिल्डिंग में नहीं हो रहा,
और दूसरी तरफ एक इजलास जो है असम्बली की बिल्डिंग में हो रहा है। ये क्राइसिस किसी तरह से ख़त्म होगा? स्पीकर अपने तौर पे फैसले किए जा रहे हैं, क्या वो पैनल गवर्नमेंट ने एक बना के बैठे हुए जिस तरह के फैसले वो कर रहे हैं? शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। ये आपने ठीक कहा कि बिल्कुल यानी पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में भी और इवन अदरवाइज भी ये ज़रूर रहा है कि असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, जल्दी ख़त्म कर दी गई। पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद 10 सालों में जो हमने पॉलिटिकल क्राइसिस देखा कि चंद दिनों चंद हफ्तों के वज़ीर आज़म भी रहे हैं इस मुल्क में, ये सारी सिचुएशन हमने देखी है। मशरक़ी पाकिस्तान में जगतू फ्रंट की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया, सूबाई असम्बली तोड़ दी गई। लेकिन ये जो सूरत हाल है, एक तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और अपनी बदतरीन माशी सूरत हाल से गुजरता हुआ मुल्क, उसमें इतना ज़्यादा सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, इसका मतलब है बहैसियत कौम जो है वो हम अपने आप को अपने उस आगे बढ़ने के रास्तों को ख़त्म करते जा रहे हैं। और ये सूरत हाल ज़ाहिर है, जो बाहर का इन्वेस्टर है और पंजाब में जो इन्वेस्ट करने आना चाह रहा है या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आना चाह रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक आगे चल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आइन भी इस मामले पर अब खामोश हो गया है, इसलिए कि अगर सदर किसी एक जमात का है और चूँकि सदर और गवर्नर के ओहदे जो आइनी ओहदे हैं और जिनका रवायती तौर पे जो है होना तो ये चाहिए था कि ये गैर जानिबदार ओहदे रहते, लेकिन ये ओवर द ईयर्स इतने ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गए और इसमें ज़ाहिर है हमारी रियासत का बड़ा कसूर रहा है इसके अंदर। तो अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब क्यों गवर्नर रूल लगाएंगे? जाहिर है वो उनका झुकाव जो है वो इस वक्त स्पीकर या इस वक्त की जो पंजाब में अपोजिशन है उसकी तरफ है। गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग का है, तो अब ऐसे में वो कभी भी नहीं लगाएंगे। तो अगर नहीं लगाएंगे तो ये सूरत हाल कैसे निकलेगी? अदालत के फैसलों के बावजूद भी सूरत हाल नहीं संभल पा रही, तो ये तो फिर किसी गैर आइनी सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। ये मामला अगर चले, अभी 17 जुलाई में को ज़िमनी इलेक्शन होने, उसमें 1 माह बाकी है, तो क्या 1 माह तक पाकिस्तान इस तरह अफोर्ड कर सकता है चीज़ें आगे बढ़ाना? तो मेरा ख्याल है गैर जिम्मेदारी सियासतदानों के लेवल पे, इसमें स्पीकर भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं, इसमें मौजूदा हुकूमत भी बराबर की ज़िम्मेदार है, और मजमूई तौर पे कोई बीच का रास्ता निकालने की जो कुछ कोशिशें हुई हैं, बातचीत, वो भी मुझे नज़र नहीं आ रही। और दूसरी तरफ जाहिर है आपने मुनीस इलाही के ख़िलाफ़ जो है वो एक नई इंक्वायरी खोल दी गई है। मुझे नहीं लगता कि ये 2 इजलास जो है इस तरह चल सकते हैं। और अगर असम्बली का इजलास चल रहा है, गवर्नर की अपनी पावर्स हैं, स्पीकर की अपनी पावर है। अब स्पीकर यानी ये जो मामला था कि आईजी को तलब करना, ये स्पीकर की पावर है। स्पीकर जो है वो कानूनी तौर पे आईजी को भी तलब कर सकता है और चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर सकता है। और इसमें मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, चाहे बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जाहिर है उनकी नीयत यही थी। हालांकि चीफ सेक्रेटरी को मेरे लिहाज से तलब करने की ज़रूरत नहीं थी। आईजी को आप तलब कर सकते थे कि पंजाब में पंजाब असम्बली के अंदर पुलिस कैसे दाखिल हुई, वो माजरत कर सकते थे, माफ़ी मांग सकते थे। जाहिर है मैक्सिमम यही हो सकता है कि आप उनके ट्रांसफर की बात साहब, जो ये इंस्टेबिलिटी चल रही है हम पंजाब में भी देख रहे हैं, साथ साथ में इदारों के हवाले से भी बात करें तो कल खान साहब ने दोबारा जो है इसी हवाले से भी उनका बयान जो है वो सामने था कि डीजी एसपीआर को कोई हक़ नहीं बनता है कि वो सियासी, या असद उमर साहब का भी यही बयान है कि सियासी मुदाखलत में कोई हक़ उनका नहीं बनता। हम देख रहे हैं, इदारों को भी देख रहे हैं, साथ साथ हम ये इंस्टेबिलिटी जो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जुलाई वाहिद वो महीना है जिसका सबको इंतज़ार है और जिसके बाद बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, चाहे वो न्यूट्रल्स हैं या दीगर लोग हैं या ये पॉलिटिशियन है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी सर 17 जुलाई के बाद? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बदलेंगी तो सब जाएंगे। जो ऐसा नहीं हो सकता कि जो है मौजूदा हुकूमत आम इंतखाबात का क्यों ऐलान करेगी। यानी इस वक्त उनके नज़दीक अगर इस वक्त आम इंतखाबात का ऐलान करना तो खुदकुशी के मुतरादिफ होगा उनके नज़दीक, इसलिए कि जो
गैर मकबूल फैसले उन्होंने कर लिए हैं। और अभी देखना है, आज आपके इल्म में होगा कि आज कराची में एक बड़ा इम्पोर्टेंट बाई इलेक्शन हो रहा बाई है इलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल NA 240 में, और उसमें ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान के लिए नशस्त जीतना बहुत अहम है। वैसे भी इस वक्त मरकज़ में सूरत हाल है पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो डेडलॉक है उसकी वजह से भी, और दूसरे ये कि वहाँ इस वक्त मुकाबला जो है वो MQM के तीन मुख्तलिफ शक्लों के दरमियान है, और साथ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। तो MQM पाकिस्तान के लिए ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के MNA की डेथ की वजह से ये नशस्त खाली हुई थी। अब अगर वो ये नशस्त लूज़ कर जाते हैं तो इसका न सिर्फ ये कि MQM पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अगले माह कराची में और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, बल्कि इसकी रिफ्लेक्शन इस वक्त मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों पर भी जाएगी कि अवाम में अब सूरत हाल क्या बनने है। और टर्निंग पॉइंट जो होगा वो 17 जुलाई के इलेक्शन होंगे, जो 20 ज़िमनी इलेक्शन होंगे, क्योंकि 20 अच्छी खासी तादाद होती है, और पंजाब की सियासत का रुख जो है वो का तयन करेंगे। एक ऐसी सूरत हाल में हुकूमती इत्तेहादी और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए, जिन्होंने पिछले चंद हफ्तों में तीसरी बार जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, और मज़ीद जो है बिजली और दूसरी कीमतें बढ़ रही हैं, साथ में लोड शेडिंग का क्राइसिस है। कोई ख़ानदानी सियासत और ख़ानदानी जो हमारे यहाँ सियासत का वो रहता है, बयानिया रहता है, उसकी बुनियाद पर अगर चीज़ें हों, बढ़ना तो बहुत क्लियर लग रहा है कि शायद PTI ज़्यादा नशस्तें हासिल कर लेगी, लेकिन कितनी ज़्यादा हासिल करेगी, क्योंकि याद रखें कि ये जो 20 नशस्त सीटें हैं, ये या तो PTI के लिए के लोगों के लिए हैं, यानी PTI ने जीती हैं, या आज़ाद ने जीती हैं जो बाद में PTI में चले गए। तो यहाँ ये सियासत, ये इलेक्शन बताएंगे कि क्या लोगों ने ज़ात पात से हटकर वोट दिया है जी, या आज भी तमाम तर सियासी इख्तिलाफात और हुकूमत की जो गलत पॉलिसियों के बावजूद वो आज भी ख़ानदानों से जुड़े हुए हैं, वो आज भी ज़ात और पात से जुड़े हुए हैं, या लोग जो है इससे हटकर, यानी फ़र्ज़ करें अगर कहीं आरआई का जोर है और आरआई का उम्मीदवार हार जाता है किसी कश्मीरी से, किसी जाट से, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। और फिर पंजाब में इसके बाद बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में भी। तो ये मेरा ख्याल है आम इंतखाबात तो मुझे नहीं लगता कि आम इंतखाबात किसी भी तरीके से इस साल होते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में सियासत में कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी कम से कम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम इस साल इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत मेहरबानी मदर, थैंक यू वेरी मच। बात ये हो रही है कि जुलाई का महीना इस हवाले से तो इम्पॉर्टेंट है कि ज़िमनी इंतखाब होने हैं पंजाब में, 20 नशस्तें हैं जिनके ऊपर इंतखाब होना है। तमाम जो पार्टियां हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, PTI के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन जीते, नून के लिए भी ज़रूरी है, हुकूमत में स्टेबिलिटी इस पे डिपेंडेंट है कि इलेक्शन कौन जीतता है। और सर सपोर्टर वोटर्स को भी चाहिए कि अब वो जैसे सब कह रहे थे, आखिरी बात कंक्लूड उन्होंने यही की कि ये देखें कि ज़ात पात और हर चीज़ से ऊपर होकर मुल्की मुफाद के बारे में ज़रा सा सोचें, ये वक्त की ज़रूरत है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। राजी ब्रेक के बाद जैसा कि आप जानते हैं हिंदुस्तान में सूरत हाल ऐसी है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद की एक नई लहर आ गई हुई है। ये तमाम वाक़यात ऐसे हुए कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान उन पर निसार, उनके हवाले से जो कुछ बातें कहीं BJP के रहनुमाओं ने, उस हवाले से मुसलमान बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया। इस एहतजाज में जमात इस्लामी से मुंसलिक बहुत से लोगों ने भी अपनी आवाज़ उठाई और कश्मीर में भी आवाज़ उठी। इसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ा, इसका नुकसान ये बर्दाश्त करना पड़ा मुसलमानों को कि मुसलमानों के घर मस्मार करने शुरू कर दिए गए। और अब जमात इस्लामी के तहत चलने वाले 300 से ज़्यादा स्कूल और बहुत से दफातर ज़बरदस्ती बंद करवाए जा रहे हैं। ये जुल्म सितम की एक नई कहानी है। इस हवाले से बात करेंगे। समिया राहील काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वो ज़्यादा उनको ख़बर भी होगी कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। मुसलमान तो डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला डटे रहेंगे, लेकिन क्या बाकी OIC के ममालिक के OIC के तहत
मुसलमानों को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए कि वो भी यकजहती का सबूत दें, और ताकि मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं उनके ऊपर प्रेशर कुछ कम हो। तो समय अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ भाई, खैरियत से? समय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आई थिंक आवाज़ प्रॉपर नहीं जा समय रही। को मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं जा रही अभी। तो हमने जैसे देखा कि एक जा रही है आपकी। फलाही काम। मुझे आवाज़ आपकी आ रही है? अच्छा जी, आपकी भी आवाज़ आ गई अब। तो समय ये जो सूरत हाल है, 300 से ज़्यादा मदरसे बंद करने का हुक्म दिया गया है, उन बच्चों को कहा गया है दूसरे स्कूलों में दाखिल करवाया जाए। मुसलमानों की जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में, उस हवाले से बताइए, और जमात इस्लामी के लोगों के ऊपर ख़ास तौर पर जो जुल्म और सितम हो रहा है उस हवाले से भी फरमाइए। देखिए जी, जमात इस्लामी चाहे किसी भी मुल्क में हो, वो जो भी गैर मुस्लिम ताकतें हैं तो उनकी आंखों का कांटा बन जाती है। बहुत ज़्यादा यानी जुल्म और सितम जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हमेशा से रवा रखा है, और सैयद अली गिलानी जो जमात इस्लामी की रहनुमा थे, उनके साथ उनको बुढ़ापे में थी और उनके साथ उनकी मैयत के साथ जो सुलूक किया गया। लेकिन जब से ये जो आर्टिकल्स उन्होंने नाफिज किए और कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी है, उस वक्त से जो असल जो निशाना है वो जमात इस्लामी ही है। और हमारा यानी ये जो 300 स्कूल्स की अब बात हो रही है, ये तो बिल्कुल ही एक ऐसा यानी वो जुल्म है कि ये 50 साल पहले एक ट्रस्ट बनाया गया था कि वो कश्मीर के जितने भी आम बच्चे हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किस जात से ताल्लुक़ रखते हैं, ये एक आम स्कूल थे जिनके ऊपर अब हाथ डाला गया और जिनको बंद किया जा रहा है। ये 50 साल 1972 से ये स्कूल जो है ये खिदमत कर रहे हैं मुआशरे के, और इसमें न कोई यानी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, ना कोई बगावत की तालीम दी जाती है। आम मुआशरे के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके ऊपर हाथ डाला गया है। और मुझे ये अफसोस हो रहा है कि अगर ये यूक्रेन होता तो पूरी दुनिया उनके लिए यानी आवाज़ उठाती, लेकिन उम्मत पता नहीं कहाँ सोई हुई है। मुझे ये बड़ी खुशी है कि इस दफ़ा अरब ममालिक जो हैं वो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उनके आम आबादी और उनके नौजवान जो हैं वो निकले हैं और उन्होंने आवाज़ उठाई है। कतर ने आवाज़ उठाई है, कुवैत ने आवाज़ उठाई है, और यानी लोग गुस्से में थोड़ा सा यानी बाहर निकले हैं। और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की वजह से बिल्कुल ठीक बात है, हिंदुस्तान होने की तकदीर बेहतर होगी, बेहतर मतलब की तरफ चलेंगे, लेकिन उसके लिए तमाम मुस्लिम ममालिक को ज़रूरी है कि वो आवाज़ उठाएं। और ये खुशाइन बात है कि इस दफ़ा OIC और दीगर मुस्लिम ममालिक ने आवाज़ उठाई भी है, जिसकी ज़रूरत भी है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। हम अपने पल्ले से पीते हैं, गवर्नमेंट के खाते से नहीं पीते। कि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। पहली गवर्नमेंट आंदी ही टमाटर छड़ दियो, ये आंदी है चाह छड़ दियो, हुण लगदा दुनिया ही छड़ांगे सी। चाय पाकिस्तान की मशरूबात में सबसे ज्यादा मकबूल मशरूब समझा जाता है। पाकिस्तान में चाय की बढ़ती हुई दरामदात गवर्नमेंट को इल्तिजा के कटहरे तक ले आई है। पाकिस्तानी दरामदात के दादोशुमार के मुताबिक चाय की पत्ती से लेकर कप तक का सफर पाकिस्तानी खजाने पर बोझ बनता जा रहा है। लेकिन गुजरांवाला के शहरियों का कहना है कि चाय का और इनके खून का जोली दामन का साथ है। अगर रोजाना चाय की चुस्कियां ना लगाई जाएं तो इनमें जिस्मानी तौर पर दर्द की कैफियत पैदा हो जाती है। चाय पी रहे हैं, हम अपनी जेब से पी रहे हैं, अपनी टेंशन दूर करने के लिए 2 चाय तो हर बंदा पीता है। जो पत्ती आती है उसके ऊपर भी डब्बे के ऊपर लिखा होता है इतना टैक्स है, इसके ऊपर ये सेल टैक्स है, ये चीज है और इतनी इसकी कीमत है, वो हम अदा करके लेके आते हैं। गुजरांवाला में बाजारात हो या मार्केट्स, अगर चाय के ठेले ना हो तो बाजारात और मार्केट सुनसान होकर रह जाते हैं। चाय की मकबूलियत का अंदाजा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि घर में आए मेहमानों को चाय पिलाए बगैर तवाज़िया ही मुकम्मल नहीं होती। यही वजह है कि जहाँ गवर्नमेंट की इल्तिजा है कि चाय के कप 2 की बजाय 1 कर दिए जाए, वहाँ शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में टेंशन की कमी के लिए इनके पास चाय के अलावा कोई भी
मुखलिस साथी मौजूद ना है, इसलिए चाय के कप 2 की बजाय 4 किए जा सकते हैं, 1 नहीं। ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਸੀ ਟਮਾਟਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਸੀ। महंगाई के इस दौर में तमाम कारोबारी हजरात परेशानी के आलम में मुब्तला होकर चाय के ठेलों पर ही सर जोड़कर बैठते हैं। यही वजह है कि महंगाई भी इस चाय की मकबूलियत में कोई कमी नहीं ला सकी। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी इंपोर्ट्स को कम करने के लिए शहरियों को चाहिए कि कम से कम चाय का इस्तेमाल करें, जबकि गुजरांवाला के शहरियों को कहना है कि वो महंगाई के इस दौर में चाय का इस्तेमाल अपनी टेंशन को कम करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो महंगाई खत्म कर दे, शहरी जो है वो अपनी चाय खत्म कर देंगे। कैमरामैन मुदस्सर गुजर के साथ बिलाल शफीक, पब्लिक न्यूज़, गुजरांवाला। हुकूमत तो पारो बन गई है, पारो कहती है चाय छोड़ दो, अवाम कहती है हम दुनिया छोड़ देंगे। आप मुझे एक बात बताएं, बल्कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अब्दुल रऊफ साहब, दिन का आगाज या प्रोग्राम का आगाज चाय के बगैर नहीं कर सकते। सर मैं आपसे कह रही हूँ चाय छोड़ दिया, आप क्या रिएक्ट करेंगे? नहीं, मैं 1 कप तो कम करने को तैयार हूँ। अगर वाकई मतलब, हाँ, मेरा मतलब है अगर कौम को इतनी ज्यादा जरूरत हो तो चलो चाय की पत्ती क्या से कुर्बानी है सर, मैं तो नहीं छोड़ूंगी सर, मैं नहीं छोड़ सकती। सॉरी, मेरी तरफ से इनकार है ना, तुम्हारी तो इतनी ज्यादा पीती नहीं हो, मैं ज्यादा पीता हूँ, मैं 6 कप पी जाता हूँ रोज। हरमीत से पूछते हैं, हरमीत आप ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है? रऊफ साहब ने तो कर दिया हाथ ऊपर। मैंने तो पहले से कुर्बानी देना शुरू कर दी है। वैसे आपकी बात दुरुस्त है कि मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त कमेंट्स वो गुजरांवाला के एक शख्स का लगा कि पहले टमाटर छोड़ दो, अब ये कि चाय छोड़ो, तो बेटर नहीं है कि हम दुनिया ही छोड़ दें। तो ये हालात है, यही तो मैंने कहा, पारो बन गई है हुकूमत। लेकिन मुल्क की खातिर ये कुर्बानी जो है वो देनी पड़ेगी अगर मुल्क सुधर सकता है। और मुल्क को ये बहरान चाय में है और चाय ही मुल्क को सुधार सकती है, मुल्क की मईशत को। तो फिर वही हम वैसे भी मैं ग्रीन टी पीता हूँ, वैसे कुर्बानी तो पहले ही दे रहा हूं। तो पहले से ही दूसरा मामला है। लेकिन हरमीत, मसला ये है कि ये जो हमने पैकेज दिखाया इसमें ज़्यादातर निचले तबके के लोगों से बात करवाई गई है, और आप ये देखो कि उनकी शायद जो वाहिद दिल की खुशी है वो वही है चाय पीना, और कोई उनके पास चीज़ नहीं है। अयाशी तो के बारे में सोच भी नहीं सकता आम आदमी। आप जो हालात आपको वैसे जितने भी देहातों में आप जाते हैं ना, हमारे गांव में एक रिवाज है कि वहां पे मेहमान आएगा तो मेहमान नहीं बल्कि वैसे भी ना 10 बजे चल जाते हैं, पूछते हैं चाय बनी है कि नहीं बनी है, दोबारा जाते हैं तो चाय का एक सिलसिला जो है पूरा दिन चलता है, पूरा दिन। तो वहां पे तो चाय बहुत ज्यादा वैसे नॉर्मली पी जाती है। हम ऑफिस में होते हैं तो कम से कम चलो 1-2 कप या 1 कप जो है पूरे दिन में ले लिया, लेकिन हम देहातों में, और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा आबादी जो है वो देहाती इलाकों में पाई जा रही है, तो सबसे ज्यादा चाय भी वहीं पी जा रही है। और देखिए आप ठीक कह रहे हैं हरमीत, ये एक एक्टिविटी भी है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं ढेलों पर और वहाँ पर चाय भी पीते हैं, गॉसिप्स भी करते हैं, और ये एफिलिएट भी किया जाता है इससे। बहरहाल आप जिन एरियाज़ की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की, सर हमारे पास बहुत सारे ना रिएक्शंस भी हैं, सवात से, चकवाल से, इधर उधर से, वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। पहले हम चलते हैं चकवाल की तरफ। वहाँ पर मौजूद हैं लोग जो है वो सीख पा हो गए हैं कि हमें क्यों आपने मना किया है चाय कम करने से, आगे हम इतनी चीज़ों पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पूछते हैं ना चल के वो क्या कह रहे हैं। जी बताएं। ये बिल्कुल वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के चाय के इस्तेमाल को कम करने की अपील करने के बाद सोशल मीडिया और मुख्तलिफ अवामी हलकों में जो है वो मुख्तलिफ तबसरे इस पर जारी हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बयान के हक़ और मुखालफत में पोस्टें सामने आ रही हैं, और इसी तरह चौक चौराहों में भी ये मामला डिस्कस किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ चकवाल के कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उसकी इस मामले पर उनकी क्या राय है। जी सर, ये जो वफाकी वज़ीर साहब ने कहा है कि चाय कम की जाए, लेकिन हम तो तैयार हैं चाय कम करने के लिए, लेकिन जो सरकारी अखराजात हो रहे हैं क्या वो भी कम करने के लिए तैयार हैं या नहीं है? जो बड़ा अहम सवाल पूछा कि क्या गवर्नमेंट अपने जो अखराजात है वो कम करेगी, ये आवाम का कहना है। जी आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी हमारा तो ये ख्याल है कि जो आवाम है ना, ये अपनी रोटी और चाय जो है कम नहीं कर सकती, लेकिन हुकूमत को होना चाहिए कि हुकूमत भी अपने अखराजात कम करे ना। हुकूमत तो भूखी मर रही है, आवाम तो भूखी मर रही है। लेकिन क्या ये चाय जो है ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है? सर इस चाय पर आवाम जो है वो गुजारा कर दिया है। 50-60 रुपए की चाय और 2 केक खा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, लेकिन 250-300 रुपए के खाना कहाँ से खाएं? जी जिस तरह आपने सुना, आवाम का ये कहना है कि चाय जो है वो एक खाने का निमुल बदल के तौर पे सामने आ रही है। चाय और केक खाकर आवाम जो है वो अपना पेट भर लेती है, और दूसरा आवाम का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट को अपने अखराजात पर काबू पाना चाहिए, ना कि आवाम की चाय कम करने के बारे में सोचना चाहिए। जी जी थैंक यू, बहुत मेहरबानी। यहाँ से अब चलते हैं ज़रा सवात की तरफ। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, समद अंजुम,
उनसे चल के बात करते हैं। चाय असल में बहुत से इलाकों में एक कल्चर का हिस्सा बन गई है, लेकिन जैसे इन्होंने बात की कि क्या वहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि लोग चाय के अंदर रोटी लेके एक वो खा लेते हो और उनका गुजारा हो जाता हो, चाय को इस तरीके पे इस्तेमाल करते हो। समद अंजुम से चल के बात करते हैं। आई जी समद। बिल्कुल, इस वक्त सवात का मौसम काफ़ी गर्म है, जिसकी वजह से चाय की मांग में खुद बहुत कमी आई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हमारा कैमरामैन अजब खान आपको दिखा सके तो लोग चाय के साथ पराठे भी खाते हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि वफाकी वजीर की अपील को मंजूर कराते हैं या नहीं। कल हमारी एक वजीर ने अपने कौम से अपील की है कि आप लोग चाय कम पिया करें, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? चाय से क्या होता है? मेरे ख्याल से इसे चाय को खुद पसंद है, इसलिए कौम से कहते हैं कि चाय कम करो। मैं इनसे अपील करता हूँ कि चाय को छोड़ो, अपने खर्चे कम करो। इस वक्त हमारे साथ दूसरा दोस्त भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कल हमारी वफाकी वजीर ने अपने कौम को अपील की है कि आप लोग चाय कम करें, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये लोग तो गरीब की दुश्मन बनी हुई है। ये हमें कहते हैं कि चाय कम करे, खुद अपनी शाखाना खर्चे को कम नहीं करते। ये अपनी खर्चे कम करे, हम भी मुल्क की बाका की खातिर चाय कम करेंगे। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने इन लोगों की बातें सुनी कि हम मुल्क की बका की खातिर चाय कम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वजीरों से अपील की है कि आप चाय की फिक्र न करें, अपने शाखाना खर्चे कंट्रोल करें। अब ये अजीब सी बात है, हमने चकवाल में भी ये देखा यही सूरत हाल थी। हम सवाब में भी हैं, वो कह रहे हैं हुकूमत अपने खर्चे कम करे, फिर हम चाय के बारे में सोचेंगे। सब जगह ये अपील है, कम से कम कॉमन सोच है। हरमीत की तरफ चलते हैं। हरमीत हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? जी हरमीत। रऊफ साहब, वैसे तो बात इनकी दुरुस्त है कि ये खर्चे जो हो रहे हैं, जो पेटीज वगैरह, हम पार्लियामान में जाते हैं, पार्लियामेंट में या दीगर बहुत बड़े इवेंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, उनको भी कम कर दीजिए। वहाँ भी बहुत ज़्यादा चाय पी जाती है, लेकिन रिएक्शन आप देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों का, तो मेरे ख्याल में पिंडी भटिया चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं भाई चाय के हवाले से। मौजूदा हुक्मरानों की जानब से महंगाई की चक्की में पिसी अवाम से मुल्की मईशत को मजबूत करने के लिए मदद मांग ली गई है। चाय की 1-2 प्यालियाँ कम पीने की अपील की गई है। चाय कम पिएंगे तो मुल्क पैरों पर खड़ा होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाय के एक ढाबे पर, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी, हुकूमत ने चाय कम करने की अपील की है, बताएँ क्या कहेंगे? अगर हमारे चाय पीने से मुल्क से बेहतरी आती है तो हम चाय भी छोड़ देंगे, खाना भी छोड़ देंगे, लेकिन जो हुकूमत के वज़ीर हैं, जो अल्लाह हुकाम हैं, वो प्रोटोकॉल जो गाड़ियों पर 40-50 गाड़ियों का लेते हैं वो भी छोड़ दें, वो भी मुल्क के लिए बहुत अच्छा और मफीज़ और साबित हो सकता है। हाँ जी, ये चाय ना पीने से ऐसे मुल्क सौर सकता है, तो हम चाय छोड़ देंगे, नहीं पियेंगे। लेकिन आप भी जेड़े ने अपने गड्डियां इनियां क्यों गौरमेंट दियां पजांदे ने, फालतू तेल साड़ के ते 5-5 गड्डियां अगे पीछे आउंदियां ने, इन्हां दी महंगाई कोई नहीं। अजी जी, आपने शहरियों का रद्द अमल देखा। इनका यही कहना है कि हमारे चाय कम पीने से अगर मुल्क तरक्की करता है तो हम सिरे से चाय पीना ही छोड़ देंगे। मगर खुद हुक्मरान भी अपना एहतसाब करें, हम और इस मुल्क पर रहम खाएं, खुद अपने शाना अंदाज को तब्दील करें और मुल्की मईशत के लिए कोई ठोस इक़दामात करें। जी ठीक है, आपने देखा यहाँ भी सूरत हाल वही है। वो कह रहे हैं जो प्रोटोकॉल के निकलते हैं, जिस वक्त कोई वजीर आजम निकलते हैं, जो वज़रा निकलते हैं, उनके पीछे गाड़ियों की कतारें होती हैं। वो जो कह रहे थे दुरुस्त है, मगर बात वही आ जाती है, अपने पे जब आती है तो फिर हम भाई आए शाएं बाएं यही करते रहते हैं, बात वही है। लेकिन मौसूफ का कहना जो था, उसके बाद हमने देखा कि हर जगह ये रिएक्शन आ रहा है। हाँ, मैं एक जगह से हैरान हो गया हूँ, पता नहीं सुन रहे थे एक दूसरे की बात, सब लोग यही कह रहे हैं हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए। एक सोच है सर। हाँ, एक सोच है। और ये सोच जो है हम पहुंचाने में कितना तक कामयाब हुए हैं, ये कम से कम गवर्नमेंट लेवल तक सोचना चाहिए उनको कि हम ये कह रहे हैं कि आप आवाम की ज़रूर सुने। आप ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जनाब आप चाहते हैं कि आवाम अखराजात कम करें, तो आप से अवाम की भी अपील है अपने अखराजात कम करें। और सर अवाम इतनी देखिए इतनी मासूम है, मुझे सारे रिएक्शन देख के इतनी मासूमियत का इजहार किया इन्होंने कि वो कहते हैं हम तैयार हैं, ठीक है आप कहते हैं तो हम चाय कम कर लेंगे, लेकिन अपनी शाह खर्चे कम करें। और मज़हर अब्बास साहब भी देखिए यही कह रहे थे कि अपने हुकूमत को डिसमिस करने का, चीज़ें कम करने का क्यों नहीं सोच रही, कैबिनेट कम कर ले, या फिर वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी हैं वो कम कर ले, बहुत सारे अनाउंसेस दिए हुए वो कम कर ले, वहाँ से कटौती करने का नहीं हम सोच रहे, बार बार पेट्रोल बढ़ा दो, चाय कम कर दो, पता नहीं क्या करना है। अब वो मैं जैसे जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे जब गाड़ियाँ गुजरती हैं और प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ गुजरती हैं तो हकीकत में वाकई सूरत हाल यही है कि 40 से 50 गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं और
समझ में नहीं आता कि इनके पास इतना पेट्रोल कहाँ से आ जाता है। सारी गाड़ियाँ अच्छी वाली, एक तो चले जो जहाँ इटसेल्फ एमएनए या एमपी बैठा हो गाड़ी में, वो तो चले अच्छी गाड़ी है बड़ी वाली। जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनके पास भी कोई माड़ी गाड़ियाँ नहीं होती। वे खुदा का खौफ खाएं, थोड़ा सा मुल्क की हालात ऐसे हैं, आप भी जरा सोच लें, सारा बोझ अवाम पे ना डालें। पहले हम बात कर रहे थे मज़र से आज, तो मज़र ने ये कहा कि आप दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं हमें, तो ज़रा अपने वज़रा के लेवल के ऊपर भी दूसरे मुल्कों को देखें ना। अब वो कहने लगे आयरलैंड की एक बात है, आयरलैंड से एक दोस्त हमें कह रहे थे कि लाइन में हम लगे होते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो उसी लाइन में हमारा प्राइम मिनिस्टर भी लगा होता है, और वो हम उसको कहते हैं आगे चले जाओ, तो वो कहता है नहीं मैं अपनी बारी पे जाऊंगा। हॉलैंड का वज़ीर आज़म जो है वो बाइसिकल पे जाता है दफ्तर अपने, हमने बहुत दफा लाइक वो लाइफ जो कि आप मिसालें देते हैं कि हम भी वैसे बनेंगे, पर बनना हमने बिल्कुल नहीं है। प्रोटोकॉल की जो लाइफ है उससे कौन निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर जो है वो बुरा मान जाते हैं कि भाई हमें प्रोटोकॉल नहीं मिला, हमें सैल्यूट नहीं किया, क्या ऐसी की तैसी। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे इस किस्म के हालात टांग खींच लेते हैं आम आवाम की भी। सर आम आवाम भी प्रोटोकॉल के बगैर बाहर नहीं निकलती। आजकल तो ये स्वैग समझा जाता है कि हमारे पास कोई 2-3 गार्ड होने चाहिए, 2-3 अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए, हमने इसको अलामात बना दिया एक स्वैग का, और एक प्रोटोकॉल जरूरी होता है कि आम शहरियों को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। मिलजुल कर करेंगे कुछ तो होगा। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, हम जरा नाश्ता वाश्ता करें, फिर अगली खबरों को आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद पाकिस्तान में इस वक्त निचले तबके पे ख़ास तौर पे अगर देखा जाए, निचले मतवस्त तबके की तरफ भी देखा जाए तो आपको महसूस होगा कि मुआशी बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसकी सूरत में छोटे छोटे बच्चों को वालिदैन मजबूर हो जाते हैं कि बाहर भेज दें मुलाजमत के लिए। आपको जब कारखानों में आप मुख्तलिफ छोटी छोटी दुकानों के ऊपर, वेल्डर की दुकान के ऊपर, मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान के ऊपर आपको छोटे छोटे बच्चे काम करते नज़र आएंगे। चाइल्ड लेबर जिसको हम कहते हैं कि बेपनाह एक खौफनाक हकीकत अपने अंदर रखती है। उसकी वजह यह है कि ये बच्चों से इनकी मासूमियत भी छीन लेती है, बच्चों से इनका एक हक़ जो है अपनी मासूम दुनिया के साथ खेलने कूदने का, बचपन को एंजॉय करने का, वो भी ख़त्म हो जाता है। चाइल्ड लेबर को ख़ात्मे के लिए हुकूमत ने अब एक पॉलिसी वज़ा करने की कोशिश की है, और वो ये है कि स्कूल्स में दोहरी शिफ्ट शुरू की जाए। शाम के औकात में बच्चों को तालीम के लिए मौके फ़राहम किए जाएँ। ये कितनी तादाद में होगा, इसके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, शायद हम इसका सही अंदाज़ा तो ना लगा सकें। उसकी वजह यह है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, और स्कूल इतने हैं नहीं। तो क्या 23 मिलियन के करीब बच्चे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं, और फिर वो बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में आते भी हैं तो स्कूलों से बवजह मजबूरी चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और अक्सर औकात लोग यही कहते हैं, वालिदैन 2 वजूहात देते हैं। एक तो ये कि हमारे घर कमाने वाला कोई नहीं है तो बच्चे को काम पे लगाना है। दूसरी वजूहात में से एक वजह खासी ये कहा जाता है कि एक्सपेंस हम बेयर नहीं कर सकते। यही है ना, सारे घर के लोग मिलके कमाते हैं तो जाके को खर्चा उनका चलता है। हरमीत आपके इलाके में भी, वहाँ पे भी मेरे ख्याल में सूरत हाल इसी तरह की होगी जब आप देखते होगे चाइल्ड लेबर के हवाले से। तो सब एक तो हम देख रहे हैं कि बच्चों के हवाले से जो है, ज़ाहिर बात है कि अब जो सूरत हाल है इस मुल्क की, तो हर घर में कोई ना कोई मसला ज़रूर है। हम देख रहे हैं फिर ज़्यादातर वो लोग जिनके घर में ज़्यादा बच्चे होते हैं, फिर उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को पढ़ाने से फ़ायदा है नहीं, उससे बेटर है कि किसी जगह पे वो काम करे या किसी जगह पे कुछ हुनर सीख के आए। तो ये चीज़ें तो हम बहुत ज़्यादा शहरों में देखते हैं, इलाकों में भी देखते हैं, और इलाकों से कुछ बच्चे जो हैं वो निकल कर शहरों की तरफ जाते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उनको भेजा जाता है बाकायदा अपने फैमिली के हमरा, कुछ उनके चाचे या दीगर रिश्तेदार जो मुख्तलिफ शहरों में काम करते हैं तो उनके पास भेजा जाता है और उनसे काम लिया जाता है, और कुछ बच्चे जो है मुख्तलिफ घरों में काम करते हैं। तो ये चीज़ तो हम अब आम हो गई है, और हम देखते हैं कि टेलीविज़न पे या बहुत बड़ी स्क्रीन पे बहुत बड़े लोग, मैं आपको ऐसे लोगों के नाम बता सकता हूँ कि वो लोग टेलीविज़न पे आके तो बच्चों के ख़िलाफ़ हैं और बात करते हैं कि मजदूरी के ख़िलाफ़ है कि बच्चों से जो चाइल्ड लेबर का काम किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वही, चाहे वो मिनिस्टर हैं, चाहे वो हमारे जैसे बहुत सारे एंकर्स हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, वही लोग उनके घरों में भी बच्चे जो हैं वो काम करते नजर आते हैं, और उन पे जो जुल्म किया जाता है वही लोग, ज्यादातर एलिट क्लास के जो लोग हैं उनके घरों में भी बच्चों से जो है वो काम लिया जाता है घर के काम के हवाले से, और उसी तरह उनके साथ वो बिहेव जो है उसमें बड़ा। जी बिल्कुल ठीक है। काशिफ मिर्जा साहब, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा खौफनाक पहलू है चाइल्ड लेबर का,
और इसको ख़त्म करने का जितना भी बाजी में कोशिशें होती रही हैं वो नाकाम रही हैं। अब ये एक और कोशिश है कि बच्चों को स्कूलों में दोहरी शिफ्ट शुरू करके और वहाँ पे तालीम दी जाए, लेकिन ये सारे सरकारी स्कूलों में होगा। ये कामयाब होती लगती है आपको कोई? देखिए जी डॉक्टर भाई, पहले तो आप और आपके चैनल को मैं मुबारकबाद दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप हमेशा हाईलाइट करते हैं, जिनमें से आज का जो टॉपिक भी आपका जो चाइल्ड लेबर के हवाले से है, ये एक हमारा नेशनल इशू नहीं है बल्कि इंटरनेशनल इशू है। और 160 मिलियन बच्चे इस पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर का शिकार है मुख्तलिफ शक्लों में। तो इस हवाले से एक बात तो मैं अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, जो चीफ मिनिस्टर है हमजा शहबाज शरीफ, उनको। और ऑब्वियसली इसमें चूंकि राना मशहूर जो कि इस वक्त भी बहुत सी चीज़ों को देख रहे हैं और एक सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं पहले भी, तो उन्होंने लाजमन अपना इनपुट शेयर किया होगा। तो ये एक तो अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट को, बल्कि इसके ऊपर बहुत सा काम करने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि ये हमारी बदकिस्मती है। अभी एक तो इसका एग्जैक्ट डाटा कितना बच्चा हमारा है जो कि चाइल्ड लेबर के शिकार है, वो मुख्तलिफ अंदाजों से वो सर्वे से सामने तो आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर्वे भी ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हम बहुत ज्यादा उस तरह से रिलाई नहीं करते। इस वक्त राइट नाउ 2.5 करोड़ बच्चा हमारा आउट ऑफ स्कूल है, जिनमें से 1 करोड़ 60 लाख बच्चा जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो चाइल्ड लेबर का शिकार है मुख्तलिफ शक्लों में, जिनमें सिंध और पंजाब, इनमें लगभग 50 लाख के करीब बच्चे हैं जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार है। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। और खास तौर पे अगर हम जब देखते हैं हमारी जो ज़राई शोबा है उसमें 69% जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार, जो बच्चे वो 69% ज़राअत के शोबे में मुंसलिक हुए, 19% मुख्तलिफ सर्विसेज में डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे घरों के अंदर काम कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्री है उसमें 12% बच्चा जो है वो हमारा जो मुख्तलिफ शक्लों में उन चाइल्ड लेबर का शिकार है। तो पहली बात ये अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन है कि फिजिबल है, मुमकिन है, नहीं है, तो मैं इसमें से एक ही गुजारिश करूंगा, यस इट इज फिजिबल अगर आपकी नीयत दुरुस्त है। अगर नीयत दुरुस्त नहीं है तो ऑब्वियसली माजी में भी हमने देखा है बहुत से इकदाम किए गए, लेकिन अल्टीमेटली वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो सके कि शायद वहाँ पॉलिटिकल विल उस तरह से मौजूद नहीं थी। तो एक तो बात यह है कि ये बड़ा खुशाइद है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो स्कूल्स के अंदर आपने सेकंड टाइम करने की बात की कि ये सेकंड टाइम बच्चे आएंगे और गवर्नमेंट शायद जी सेकंड टाइम बच्चे आएंगे और गवर्नमेंट स्कूल उनके लिए खोले जाएंगे के हवाले से काशिफ मिर्ज़ा साहब बात कर रहे थे। ये भी एक बड़ा मतलब वो मामला है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, क्या कानून साजी होगी कि जो वो मतलब उनको जो जब जाके काम करते हैं बच्चे, उन मालकान से बात होगी कि बच्चों को आधे दिन के लिए रखें। कुछ जगहों पे कामयाब रहे हैं। सियालकोट की इंडस्ट्री के मामले में मुझे मालूम है कि वहाँ की इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सी कदगनें थीं। इस हवाले से इंटरनेशनल जो थे कि आपके बच्चे जो काम करते होंगे जिन फैक्ट्रीज़ में उन फैक्ट्रीज़ का माल इंपोर्ट नहीं किया जाएगा यूरोप के ममालिक में, अमेरिका के ममालिक में। तो उन्होंने फिर फैक्ट्रियों के साथ स्कूल खोले और उन स्कूल में मतलब तालीम देनी शुरू की। इस तरह की कनेक्टिव चीज़ें जो है ना वो कन्विंस कर देती हैं आपके वो लोग जो काम पर रखते हैं ऐसे बच्चों को कि इनकी तालीम भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सर जी काशिफ, तो इसी हवाले से बात हो रही थी सेकंड शिफ्ट के कि सेकंड शिफ्ट रखा जाए। सॉरी आपने दोबारा फरमाएंगे क्या कहा? जी सेकंड शिफ्ट जी काशिफ साहब, मैं सवाल ये जानना चाहूँगा आपसे। मुझे याद है कि जब हम बहुत छोटे थे, लड़कपन का ज़माना था, तो उस वक्त रोशनी स्कूल के नाम से ये शिफ्ट शुरू की गई थी खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। आपने देखा होगा कि सरकारी जो स्कूल है, एक तो एंटरटेनमेंट के हवाले से इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी नहीं की जाती, कुछ रवैया जो है वो भी थोड़ा बहुत सख्त होता है, जिससे बच्चे जो है वो कतराते हैं, स्कूल की तरफ नहीं जाते। ये चीज़ें भी आपने भी देखी होगी और हमने भी देखी है। तो क्या करना चाहिए इसको मज़ीद कामयाब बनाने के लिए? जाहिर बात है कि जो दीगर फलाई इदारे हैं वो भी कोशिश करते हैं कि ये बच्चे जो हैं स्कूल की तरफ जाएँ, तो उनके वालिदैन को कायल करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए ये वो पॉइंट है कि हमें ये देखना है कि माजी में बहुत सी एफर्ट्स ऐसे की गई लेकिन उस तरह से सक्सेसफुल या फ्रूटफुल नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि ये अगर इतना बड़ा हमारा एक जो साइज है बच्चों के हवाले से कि वो एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री में या सर्विसेज में वो अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करें। बच्चों में क्योंकि ज्यादातर
लो कॉस्ट एरिया से ताल्लुक रखते हैं और वो उस लो इनकम से ताल्लुक रखते हैं, तो लिहाजा वो एक सोर्स ऑफ इनकम है पेरेंट्स के लिए। हमें पेरेंट्स को शाउर भी देना है कि हम इन बच्चों को बेहतर अपॉर्चुनिटी और मुस्तकबिल मिल सकता है अगर इनको बेहतर तालीम के मौके मिले। उसके लिए आपको उनको इंसेंटिव देने हैं और वो मुख्तलिफ स्टाइपेंड्स की शक्ल में हो सकता है, पेरेंट्स को भी मिले वो इंसेंटिव, वो बच्चों को भी मिले। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि सेकंड टाइम का हमारे यहाँ पे कल्चर उस तरह से प्रमोट नहीं हो सका और हमने माजी में भी देखा सेकंड टाइम स्कूल शिफ्ट आपने की और अल्टीमेटली वो इसलिए नाकाम हुई कि अमूमन या तो वो आपका गवर्नमेंट स्कूल का ही टीचर प्रिंसिपल उसको सेकंड टाइम हेड कर रहा होता था, मॉर्निंग में भी उसकी ड्यूटी थी, इवनिंग में भी ड्यूटी थी, वो उस तरह जस्टिफाई नहीं कर पाता था और ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट नहीं होता था। सेकंड ये था कि इम्पोर्टेंट ये था कि आपके इस वक्त जो पूरे पंजाब में 1 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूल थे, हम अगर उनको भी ऑन बोर्ड करते और उनको भी इसमें शामिल करते तो उनमें सबसे बड़ा जो थी इम्पोर्टेंट चीज के वो मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहतर तौर पे कन्विंस कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं प्राइवेट सेक्टर इस हवाले में, हमेशा उसने अपना रोल प्ले किया है। अच्छा, सोशल मोबिलाइजेशन बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट है, फिर आपके इंसेंटिव टूवर्ड्स बच्चे के और पेरेंट के बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, कवानीन पाकिस्तान में 1956 के अंदर जैसे यूएनओ के अंदर इसको किया गया, आईएलओ के जो कन्वेंशन 29 था, फिर उसमें जो कन्वेंशन 10 था, इन दोनों के हवाले से तो ये मौजूद है। हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 11(3) इसमें मौजूद है। फिर अगर कवानीन की हम बात करें तो जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 328 है, उसके अंदर भी है कि जो बच्चों के ऊपर जो जुल्म है, क्रूएलिटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। फिर अभी ये 2019 में एक एक्ट पास हुआ है पंजाब ने, वो किया, वो भी प्रोटेक्ट करता है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्शन बच्चों को 25 ये आर्टिकल, इट्स अ स्टेट रिस्पांसिबिलिटी कि आपका 5 साल से 16 साल का बच्चा जो है वो स्टेट रिस्पांसिबिलिटी है। बट द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन वीक है, अगर आपने उसकी सोशल और इकोनॉमिक नीड्स को एड्रेस नहीं किया, तो फिर मुझे ये डर है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी एक स्टेप किया। मैं बल्कि ये भी कहूंगा कि सिंध में भी काम हुआ है, उनको भी इसी तरह के मजीद स्टेप की जरूरत है। बलूचिस्तान में हमें जरूरत है, हमें केपी में जरूर, इवन गिलगित बल्तिस्तान और एचके में आल दो उतनी बुरी हालत नहीं, लेकिन वहां भी हमें हर बच्चे के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो एक चीज तो ये है कि हमें सिर्फ सरकारी स्कूलों को फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो हिस्ट्री है सेकंड टाइम शिफ्ट के हवाले से वो सक्सेसफुल नहीं रही। हमें प्राइवेट सेक्टर को इसलिए ऑन बोर्ड करना चाहिए क्योंकि उनको सोशल मोबिलाइजेशन अच्छी है, उनकी जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है वो अच्छी है, तो इसमें आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है काशिफ, थैंक यू सो मच। इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ कॉमन है कि प्लान स्ट्रेटजी बन जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट एज ईजी एज कवानीन मौजूद हैं, कवानीन के ऊपर अमल नहीं होता। और ये एक अच्छी सजेशन है काशिफ की कि सिर्फ सरकारी स्कूलों तक महदूद ना रहें, सरकारी स्कूल शायद उस तरीके से परफॉर्म ना कर सकें, प्राइवेट स्कूल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, अब वो नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है, उसको भी इस्तेमाल करें। तजवीज़ बहुत अच्छी है, अल्लाह करे इसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाए। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रेक के बाद आईसीसी की क्रिकेट में ओआईसी, यस सर, ओआईसी नहीं आईसीसी, मैं इसे तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम्हें पता नहीं चलेगा क्रिकेट से नहीं करते ना, हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। खैर, आईसीसी की नई वनडे की रैंकिंग आ गई है और उसके मुताबिक विराट कोहली को 1 दर्जे पीछे करके इमामुल हक आगे आ गए हैं। अब नंबर 1 पे बाबर आजम है और नंबर 2 पे इमामुल हक हैं। पाकिस्तानी टीम ने भी पिछले दिनों वनडे में अपनी रैंकिंग बेहतर की थी और चौथे नंबर पे आ गए थे। अब उनका टारगेट होगा टॉप 3 में आने के लिए। ये जो प्लेयर्स की रैंकिंग बेहतर होगी, इससे टीम के ऊपर भी असरात पड़ेंगे। इस हवाले से बात करेंगे, हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं। हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप सबका जी। ये बताओ कि ये जो प्लेयर्स की रैंकिंग में बेहतरी आई है, ख़ासतौर पे बैट्समैन इमामुल हक और बाबर आजम तो हैं ही ऊपर, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा टीम के बाकी मेंबर्स के ऊपर, क्योंकि वो भी उतनी ही जदोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे उनकी रैंकिंग भी बेहतर हो और उससे टीम की रैंकिंग पाकिस्तान की वो भी बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे।
देखिए अफसर, जो ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से बहुत खुशाइंद है। इन दिनों आपको हर तरफ से ऐसी खबरें मिलती हैं जिनको सुनकर पढ़कर आपका ब्लड प्रेशर हाई जाता है, दर्जा हरारत आपका बढ़ जाता है। सिर्फ खेले ही और सिर्फ खेल में सिर्फ क्रिकेट एक ऐसा शोबा है जिसमें आपको ऐसी खबरें मिलती हैं कि जो आपके गुस्से को थोड़ा सा कम करती इमरान की इमरान आवाज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बल्कि हम व्यूअर्स को बता भी देखिए इतने डेडिकेटेड है अपने काम को लेके कि जिम गए हुए हैं हाँ। और जिम से लाइव हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो ये हालत क्रिकेट खेलकर उनकी नहीं ऐसी हुई भी, जिम करके ऐसी हुई भी है, लेकिन एक कनेक्शन बहाल होता है तो इस पर बात करते हैं। लेकिन सर ये जो लास्ट मैचेस हुए मुल्तान में, लोगों ने इतनी शदीद गर्मी के बावजूद भी दे प्लेड वेरी वेल और लोगों ने बड़ा उसके बाद पॉजिटिव जेस्चर दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट अब मजीद बेहतर होगी पाकिस्तान की। और ये जो रैंकिंग सर, ये तो जो इंडिया से खींचने का किसी चीज़ का और किसी टाइटल का जो मज़ा आता है ना, उसको चैरिश करना, मेरे ख्याल से कनेक्शन बहाल हुआ है हमारा उनके साथ। जी हाफिज इमरान, तो आपका राब्ता बहाल हो गया हमारे साथ। जी आप बात कर रहे थे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान बड़े बेहतरीन वक्त से गुजर रहा है। आप इस रैंकिंग को देखें आईसीसी की, और इसके साथ आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आईसीसी की जो प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स थे, आपको वहां पर बाबर आजम नजर आए, आपको वहां पर शाहीन आफरीदी नजर आए, आपको वहां पर मोहम्मद रिजवान नजर आए, आपको वहां पर फातिमा सना नजर आई। तो 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मेंस वुमेन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो बेस्ट प्लेयर्स के अवार्ड हासिल किए थे। तो उससे ये साबित होता है कि मौजूदा टीम में जो चंद पाकिस्तान के डिपेंडेबल या जो इनके ऊपर इन्हिसार किया जा रहा है, वो खिलाड़ी हर सतह की क्रिकेट में हर फॉर्मेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ये बहुत खुशाइंद है और इसका दीगर खिलाड़ियों में भी एक तहरीक ज़रूर पैदा होती है कि वो अपने आप को किस तरह से बेहतर बनाएं कि इन खिलाड़ियों का मुकाबला करें। टीम के अंदर एक मुसाबकत की फ़िज़ा पैदा होती है, मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होती है और वो मजमूई तौर पर असरअंदाज होती है खिलाड़ियों की कारकर्दगी के ऊपर। इसके साथ जो जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर आयद होती है वो ये है कि क्या वो इन खिलाड़ियों के बैकअप के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सदा किसी ने नहीं रहना। विव रिचर्ड भी नहीं रहे, जावेद मियादाद भी नहीं रहे, डॉन ब्रैडमैन का दौर भी खत्म हुआ, तेंदुलकर का भी खत्म हुआ, विराट कोहली नीचे आ गए हैं, इमाम ने उनको दूसरे नंबर पर रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह उनसे छीन ली है। तो ये सब लोगों ने जाना है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की ये जिम्मेदारी है कि क्या वो मुतबादल के ऊपर काम कर रहे हैं, इस खुशियों की खबरों को बरकरार रखने के लिए, इस मायार को बरकरार रखने के लिए जो बाबर आजम ने, मोहम्मद रिजवान ने, शाहीन आफरीदी ने, हारिस रऊफ ने, इमामुल हक ने और दीगर खिलाड़ियों ने किया है, क्या हम उस तरफ आगे जा रहे हैं कि ऐसे ही बासलाहियत खिलाड़ी पाकिस्तान को आने वाले दिनों में भी मिलते रहें? तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अगर हमने हिकमत अमली बेहतर इख्तियार ना की तो जो आप दीगर शोबों में तनज़ली देख रहे हैं, जो दीगर शोबों में आपको मसाइल नज़र आ रहे हैं, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की क्रिकेट में भी वो नज़र आए तो हमें अपने फैसलों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के खिलाड़ी सिर्फ आईसीसी की रैंकिंग में ऊपर ना जाते जाएँ, बल्कि वो उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो बड़े इवेंट्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं, वो भी जीतें। अब चूंकि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है, बैनुल अक़वामी क्रिकेट वापस आ चुकी है रऊफ साहब, तो इसका भी पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब आप होम ग्राउंड पर खेलते हैं, होम ग्राउंड पर खेलते हैं, सिचुएशन कंडीशन सब चीज़ें आपके हक में होती हैं, तो आपको दर्जाबंदी में ऊपर जाने में, अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाने में, अपने रैकेट्स को बेहतर बनाने में होम ग्राउंड पर चूंकि आपकी अपनी कंडीशंस होती हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। तो ये क्रेडिट उनको भी जाता है जिन्होंने पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी के लिए किरदार अदा किया, ये उनको भी जाता है जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। जी अच्छा हाफिज, ये पॉजिटिव अगर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी ऐसी खबर है जिससे पूरे पाकिस्तानियों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक तो ये बताइएगा कि अगर ये इसी तरह हमारी पोजीशन रही तो वर्ल्ड कप में कितना इस पर हमारी टीम का कितना हमारी टीम असरअंदाज हो सकेगी। और दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि बाबर आजम के हवाले से एक चीज़ उन पर अभी तनकीद की जा रही, जो रिसेंटली मैचेस हुए हैं, हसन अली को बारहा जो है उन्होंने चांस मौके दिए हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जो अभी बात की ना हरमीत सिंह साहब, ये बैकअप के हवाले से, बाबर जब कप्तान की एक अपनी सोच होती है, हसन अली एक बहुत अच्छे और मैच विनिंग बॉलर हैं, लेकिन जब कोई एक लंबा रन हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर सोचना पड़ता है कि आप किसी मुतबादल को ले आए। आपने देखा कि शाहनवाज धानी को शामिल किया, उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया, उन्होंने विकेट्स लिए, बड़ी जानदार बॉलिंग करते हैं। तो जो मुतबादल है, हमारे पास मसाइल हैं, मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बाबर आजम आखिरी मैच में जल्द आउट हुए, आप देखें कि टीम की हालत क्या थी। अगर नीचे से शादाब खान रन नहीं करते तो आपकी टीम 125, 150, 200 के ऊपर उनको मुसीबत पड़ जाती है, आउट हो जाते। तो ये जो बैकअप है जिसके ऊपर मैंने तो अभी बात की है, वो यही है कि आपने बैकअप तैयार करने हैं। आप बाबर आजम, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक,
शाहीन, हारिस इनके ऊपर बैठ जाए जी बस हम हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, ये जो मायार मुकर्रर कर दिए हैं ना, इनको आगे लेकर के जाना एडमिनिस्ट्रेटर्स की जिम्मेदारी है। आप देखें कि आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, आप देखें आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है, आप देखें आपके पास ऑल फॉर्मेट राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा काम है जो होने वाला है और जिसको करना जरूरी है, और उसके लिए आपको मौके बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपनी टीमें बढ़ानी पड़ेंगी, आपको क्रिकेटिंग जो अपना स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन का मयार बेहतर बनाना पड़ेगा। जब एक जगह देख रहे हैं कि शाहनवाज धानी बाहर बैठे हुए हैं, वो उससे ज्यादा वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें सलाहियत है, आपके पास दीगर खिलाड़ी हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बाबर किसी खिलाड़ी के ऊपर आके रुक जाते हैं तो सिलेक्शन कमेटी का काम है कि उनको ऑप्शंस दे कि हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप किसी भी तरह से हसन को मिस नहीं करेंगे अगर आप इन खिलाड़ियों को ले आए, लेकिन कप्तान जब ये देखता है कि बाहर बैठे खिलाड़ी हसन के जैसे अच्छे नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता जरूर है कि यार मैं मतलब है कि अपने टॉप प्लेयर को जो मैच विनर बॉलर है, मैं उसको बाहर निकाल के इससे 40 दर्जे 30 दर्जे कम सलाहियतों के हामिल खिलाड़ी को क्यों टीम में लूं। तो ये जब आप अच्छा बैकअप देते हैं तो कप्तान जरा बोल्ड हो जाता है, वो दलेराना फैसले करता है। आपको अब बैकअप बनाना पड़ेगा, आपको अब्दुल्ला शफीक को भी टीम में डालना है, शान मसूद बाहर बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। मिडिल ऑर्डर में क्या है आपके पास, आज तक आप इसका फैसला नहीं कर पाए हैं। आप खुशदिल शाह से पहले अपने ऑलराउंडर्स को भेज देते हैं जिसको आपने एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट बैट्समैन के बैटर के तौर पे खिलाया है, उसकी जगह पर आप मोहम्मद नवाज शादाब को ऊपर भेज देते हैं। तो इसी ये चीजें किस चीज का इजहार करती हैं, ये चीजें इस चीज का इजहार करती हैं कि आपके पास प्रॉपर 50 ओवर्स के वो बैटर्स नहीं हैं जिनके ऊपर आप इन्हिसार करें और वो लंबे इनिंग्स को लेके चलें। इसलिए फोकस था इमरान का इस बात पे कि इसको स्लो कर देती है, अच्छा लेकिन आपको बैकअप रखना पड़ेगा, बैकअप रखना पड़ेगा। विक्ट्री को चेरिश करें लेकिन साथ साथ आप कोशिश करें कि बैकअप भी रेडी करें ताकि इसको सस्टेनेबल बनाया जा सके। बहरहाल सर, मुझे लगता है इस वीकेंड पे तो कोई प्लान हमारे व्यूवर्स ने बनाना नहीं है, क्योंकि आज 7 दिन तो इस गम में गुजर जाएगा कि पेट्रोल महंगा हो गया है। बहरहाल कल हम मजीद खबरें, मजीद रनडाउन लेकर आपके सामने आएंगे। आप तब तक सोचें कि आपने घर में रह के वीकेंड कैसे सेलिब्रेट करना है। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।